धर मान लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स नामक चैप्टर में क्लास 12th स्टूडेंट के लिए इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है दोस्तों। तो ये हेलो एल्केन्स के आपके सेकेंड रिएक्शन है, दूसरी अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया दोस्तों हम लोगों ने नाभिक्रिया की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया और उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा कि किस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती हैं और उनके क्या क्या केमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इस पर चर्चा किया दोस्तों हम लोगों ने। फिर SN1 SN2 में डिफरेंसेस की बात किया। अब यहाँ पे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं और हमारा है एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों विलोपन अभिक्रिया होता क्या है, इसके अर्थ को अगर हम बात करें तो विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना। एलिमिनेशन आपने रियलिटी शोज देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, कहा जाता है कि एलिमिनेट हो गए, इस बार ये लोग एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट का मतलब कि अब वो शो में नहीं दिखाई देंगे, शो से विलुप्त हो गए। इसी का अर्थ सीधा सीधा दोस्तों कि हमारे कोई रिएक्टेंट में कोई एटम है, कोई अणु है, प्रोडक्ट में वो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, बाहर चला गया, गायब हो गया, वो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो विलोपन अभिक्रिया का संक्षिप्त परिभाषा क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु अभिक्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है, इस अभिक्रिया को विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये तो विलोपन अभिक्रिया की बात हो गई। अब हम हेलो एल्केन्स के रिस्पेक्ट में इसकी बात करेंगे। तो जब दोस्तों हम हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल जाता है और अल्फा पोजीशन से हेलोजन निकल जाता है, तो HX बाहर हो जाता है और हमको एल्कीन, रिस्पेक्टेड एल्कीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का बाहर निकलना होता है। तो ये मैंने जो हवा में बात कर दी, आइए उसको थोड़ा सा चित्रण भी करते हैं। तो देखिएगा, जैसे हमारे पास दोस्तों CH3 CH2 Cl नामक एक हैलोजन है। इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने एल्कोहलिक KOH के साथ करवाया। एल्कोहलिक KOH के साथ दोस्तों इसकी अभिक्रिया करवा दिया। तो देखिएगा, एक चीज़ आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता है उसे अपन अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो ऊपर सिखाता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH2X, ठीक है। जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जिस कार्बन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे अपन अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अल्फ़ा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं और बीटा कार्बन के बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन। फिर इसी तरीके से थीटा कार्बन, ओमेगा कार्बन, डेल्टा कार्बन, बहुत सारे कार्बन होते हैं, है ना। थीटा कार्बन, ओमेगा कार्बन, डेल्टा कार्बन, बहुत सारे कार्बन होते हैं। लेकिन बहरहाल आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो यहीं तक ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए, कि जो फंक्शनल ग्रुप से कार्बन जुड़ा हो वो अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन से बगल में जुड़ा हुआ कार्बन को बीटा कार्बन। तो एक बात यहीं पे और आपको सीख लेना दोस्तों कि अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपन बीटा हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे। तो कोई पूछे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन और बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। वैसे शार्ट में कहें तो कह सकते हैं कि बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा, लेकिन बीटा कार्बन क्या होगा, इसके लिए अल्फ़ा का सहारा आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब मैंने क्या कहा आपको, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया दोस्तों, ये हो गया बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो गया, बीटा हाइड्रोजन। इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ से दोस्तों जब एल्कोहलिक KOH की अभिक्रिया हम किसी हेलो एल्कीन से करवाएंगे तो अल्फ़ा कार्बन से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन से
ये Cl मतलब हैलोजन, और यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो CH2, और यहाँ ऑलरेडी क्या आ जाएगा, इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों HCl क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गई, एथीन बन गई। ये क्या बन गई दोस्तों, एथीन बन गई आपकी। और ये क्या था आपका, ये आपका था एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड था ये, या आप इसको क्या कह सकते थे, क्लोरोएथेन, या इसी का नाम क्या था, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा आपका विलोपन अभिक्रिया है कि विलोपन अभिक्रिया होता क्या है। तो मैंने चर्चा किया, जब कभी भी एल्कोहलिक KOH से अपन अभिक्रिया करवाते हैं किसी हेलोएल्केन्स का, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है। ये जो बेस है, ये बेस क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, पकड़ लेता है। अब जब ये हाइड्रोजन यहाँ से पकड़ लेता है तो क्या करता है, ये वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से Cl बाहर चला जाता है। थोड़ी सी हल्का सी इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं आपको, देखिएगा। जैसे हमारे पास CH3 CH2 ये Cl है, और इसकी अभिक्रिया हमने एल्कोहलिक KOH, अर्थात ये क्या है, बेस है, इसको हम 20 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बेस का हमेशा काम क्या होता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करना, यही तो बेस है। जो आपके जो है ब्रॉन्स्टेन और लोरी कॉन्सेप्ट का था एसिड बेस, तो उसमें कहते हैं हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है, बेस, जो हाइड्रोजन को रिलीज करता है वो एसिड है। तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेने के लिए यहाँ पर आएगा। इस हाइड्रोजन को मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ दोस्तों, ये देखिएगा, ये H है। तो ये बेस घूमता टहलता आएगा और इस हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन को, जब ये हाइड्रोजन को लेगा तो हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, बेस के साथ जाने के लिए सोचेगा। तो बेस के साथ जाने के लिए सोचेगा तो ये वाला जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा तो इधर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो 2 4 एक 5 बॉन्ड इसको हो जा रहा है। तो 5 बॉन्ड जब दोस्तों हो जा रहा है तो यहाँ से ये वाला जो हमारा ये वाला 2 4 एक 5 बॉन्ड इसके साथ हो रहा है, इसके साथ तो ये बॉन्ड टूट ही रहा है। तो ये क्या करेगा, Cl को यहाँ से बाहर कर देगा। तो यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, और ये CH2 के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो एक हल्का सा मैकेनिज्म था। ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट इतना सूक्ष्म होता है, इतना कम समय के लिए होता है कि इसको हम ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से सिंपल सा हमको ये जो बात समझनी है वो यही समझनी है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम लोग दोस्तों एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवा के अपने हेलो एल्केन्स को हम एल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड मेथड टू कन्वर्ट द हेलो एल्केन इन एल्कीन्स। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखिए ये अच्छी बात है। अब कभी भी इस तरीके के हमारे पास CH3 CH2 CH2 CHBr CH2, मान लीजिए ये हमारा CH3, इस तरीके से हमारे पास कोई रिएक्टेंट है जिसकी अभिक्रिया हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं। तो जहाँ पर एक ही बीटा हाइड्रोजन है वहाँ पर तो आसानी से वह बीटा हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा, और बीटा हाइड्रोजन बाहर जाने के कारण से वहाँ पर हमको फाइनल प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा। परंतु दोस्तों यदि ऐसा संभव हो कि एल्कोहलिक KOH से जब हम अपने उस हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया करवाएं तो उस स्थिति में अगर 2 या 3 बीटा हाइड्रोजन है तो संभव है कि 2 या 3 प्रकार की एल्कीन्स बनेंगी। परंतु उन एल्कीनों में वह एल्कीन सबसे ज़्यादा मात्रा में बनेगी, जो ज़्यादा समूहों से घिरी हुई होगी या जो ज़्यादा स्टेबल हुई होगी। तो स्टेबल कौन होगी, जो ज़्यादा समूहों से घिरी हुई होगी, वह एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनेगी। इसे हम लोग सेट जफ नियम कहते हैं। तो सिंपल सी बात करें तो
जब एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे तो बेस एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है। इस स्थिति में एक से ज़्यादा एल्कीन प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ही एल्कीन क्या होगी, स्टेबल होगी और मेजर मतलब ज़्यादा मात्रा में बनेगी। और वह कौन सी एल्कीन होगी, जो ज़्यादा सराउंडेड होगी, ज़्यादा क्राउडेड होगी। एल्कीन डबल बॉन्ड जहाँ लगा होगा उसके अगल बगल ज़्यादा ग्रुप जुड़े हुए होंगे। इसे सेटजेफ नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, सेटजेफ नियम कहते हैं। तो 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में सेटजेफ, है ना, इनका सेटजेफ भी कभी कभी सेटजेफ से भी पुकारा जाता है। तो नाम में क्या रखा है, काम इन्होंने बड़ा अच्छा किया था। इन्होंने कहा कि जब एक से अधिक अगर जो है हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन है तो वह, तो सिंपल सा दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी जिसके डी बंध के साथ ज़्यादा क्या है, समूह जुड़े हैं। अब देखिए दोस्तों, इसका केस मैं नीचे बना रहा हूँ। ये मैं लेता हूँ केस एक हो गया और ये भी एक केस हो गया। देखिएगा, ये हो गया हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है जिस कार्बन से, वही कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो ये हो गया दोस्तों हमारे पास बीटा कार्बन और ये हो गया बीटा कार्बन। तो इस बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने को दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे फाइनली दोस्तों अपने को दो प्रकार की एल्कीन प्राप्त हो सकती है। क्या हो सकती है, देखिए मैं केस 1 यहाँ पे ले रहा हूँ और केस 2 यहाँ पे ले रहा हूँ। तो जब एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, तो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों CH3 CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH2। ये एक प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ से देखिए इस स्थिति में क्या बनेगा, CH3 CH2, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH डबल बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है, यहाँ से हाइड्रोजन CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बच्चा CH के भी डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। इसकी भी वैलेंसी देखिए पूरी है, 2 1 3 और एक 2 1 3 1 4 और इसकी भी वैलेंसी पूरी है, 2 1 3 1 4। ठीक, 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये लगभग 81% बनता है और ये लगभग हमारे पास 19% बनता है। मतलब यह मेजर होता है और यह माइनर होता है, यह मेजर होता है और ये क्या होता है, माइनर होता है। यह मेजर इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इस जो डबल बॉन्ड बना हुआ है इसके इधर भी देखिए ज़्यादा समूह जुड़े हुए हैं और इसके इधर भी ज़्यादा समूह जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड बना है इसके तरफ एक ही समूह जुड़ा है, इधर भले ही जुड़े लेकिन इधर क्या है, एक ही जुड़े हैं। तो मतलब एल्कीन अर्थात डबल बॉन्ड ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ इधर भी काफ़ी समूह जुड़े हों और इधर भी काफ़ी समूह जुड़े हों, तो ऐसी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होंगी, ऐसा कहना था सेटजेफ साहब का। ठीक है, तो दोस्तों विलोपन अभिक्रिया क्या होती हैं, जब कभी भी हेलो एल्केन्स की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाते हैं तो बीटा हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अल्फा कार्बन वह कार्बन होता है जिसे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है और अल्फा कार्बन से जुड़े कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन के नाम से दोस्तों जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर किस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि एल्कीन बना। अगर ऐसा संभव है कि एक से ज़्यादा बीटा कार्बन उपस्थित हैं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जितना बीटा कार्बन रहेगा उस तरह का उतना ही आपको एल्कीन बनेगा, परंतु वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जो हमारा जो है स्थिति क्या करेगा। सेटजेफ साहब का कहना था कि वह एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा जो है ज़्यादा क्राउडेड रहेगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ उस एल्कीन के साथ जुड़ा रहेगा जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए वो मेजर बनेगा, ज़्यादा बनेगा और बाकी वाला क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से विलोपन अभिक्रिया होती है। तो विलोपन अभिक्रिया के बारे में आपको इतना ही समझना है।
अब यहाँ पर दोस्तों आप समझिए कि कभी कभी क्या हो जाती है, नाभिक रागी और विलोपन अभिक्रिया के बीच क्लैश हो जाता है, दोनों में मतलब आप कह सकते हैं दौड़ते हैं। तो कभी कभी नाभिक रागी जीत जाता है और कभी कभी क्या होता है, विलोपन जीत जाता है। जब दोस्तों जब हमारे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड रहता है, तो पक्का जो है क्या होता है, SN2 अभिक्रिया होती है। पक्का क्या होती है, वो SN2 अभिक्रिया होती है। जब हमारे पास 2 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाता है तो SN2 भी हो सकती है और विलोपन अभिक्रिया भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वह डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कैसा है, नाभिक रागी का प्रकृति कैसा है, इन सब चीज़ों पर दोस्तों डिपेंड करेगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो नाभिक रागी के साथ जाएगा या विलोपन अभिक्रिया के साथ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि किस तरीके से अभिक्रिया नाभिक रागी को फेवर करेगा या किस तरीके से अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया को फेवर करेगा। वो निर्भरता किस पर होती है, एल्किल हैलाइड की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, और साथ ही साथ दोस्तों कि किस तरीके से उसमें कार्बोकेटायन या हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आगे तैयारी की चीज़ें हैं, इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपको बोर्ड के लिए चाहिए वो इतना ही है कि विलोपन अभिक्रिया होती क्या है। तो विलोपन अभिक्रिया जब कभी भी अल्कोहलिक OH की अभिक्रिया हेलोएल्केन से करवाते हैं तो हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर चला जाता है, ये विलोपन अभिक्रिया है, और बीटा हाइड्रोजन होना आवश्यक होता है। ठीक है, कभी कभी क्या करना होता है दोस्तों, जैसे इसी अभिक्रिया में आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ आपके लिए, जरा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर मैंने आपको कर दिया चेंज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका लिखा था तो हमने कर दिया CH3। अब देखिए आपको ध्यान का देना है कि ये हो गया अल्फ़ा कार्बन, ये हो गया दोस्तों बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर आपको कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो इधर वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों कि बीटा पोजीशंस पर हाइड्रोजन है कि नहीं है। यदि हाइड्रोजन बीटा पोजीशंस पर नहीं है तो कतई हमारा वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बीटा पोजीशंस पर हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों विलोपन अभिक्रिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हेलोएल्केन्स मेटल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। उसमें हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया की बात करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात करेंगे। टिल देन दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।